वेलकम टू द फनल इफेक्ट। आज हम एक काफी दिलचस्प टेक्नोलॉजी पर बात करने वाले हैं, एमसीपी यानी मॉडल कॉन्टेक्स्ट प्रोटोकॉल सर्वर्स। हाँ, सुनने में शायद थोड़ा टेक्निकल लगे, पर ये एआई की दुनिया में एक बहुत जरूरी चीज है। बिल्कुल। एसेंशियली ये ऐसे प्रोग्राम्स हैं जो एआई एप्लीकेशंस को खास तरह की कैपेबिलिटीज देते हैं, है ना? हाँ, बिल्कुल। जैसे एआई को नए टूल्स देना या फिर उसे जरूरी जानकारी तक पहुंच देना एक स्टैंडर्डाइज्ड तरीके से। और ये जरूरी क्यों है? क्योंकि एआई बहुत स्मार्ट तो हो रहा है, पर उसे हमारी डिजिटल दुनिया से, जैसे फाइल्स हैं, डेटाबेसेस हैं, कैलेंडर, दूसरी एप्लीकेशंस, हाँ, उनसे सुरक्षित और भरोसेमंद तरीके से इंटरैक्ट करना सीखना होगा। सही कहा। और यही एमसीपी आता है। ये इंटरैक्शन को स्टैंडर्डाइज करने की एक कोशिश है। तो आज हम इसके ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन और स्पेसिफिकेशंस को ही देखेंगे, सही? हाँ, बिल्कुल। हमारा मकसद है ये समझना कि एमसीपी सर्वर्स आखिर काम कैसे करते हैं। इसके 3 मेन बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं, जैसा आपने बताया, टूल्स, रिसोर्सेज और प्रॉम्प्ट्स। हाँ, और हम इन्हें आसान भाषा में उदाहरणों के साथ समझने की कोशिश करेंगे। ग्रेट। और देखेंगे कि कैसे ये तीनों मिलकर एआई एप्लीकेशंस को ज्यादा केपेबल और यूजफुल बनाते हैं। चलिए तो फिर शुरू करते हैं। तो सबसे पहले एमसीपी सर्वर्स की जरूरत ही क्यों पड़ी? मतलब ये कौन सी प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं? देखिए, एआई मॉडल्स, खासकर जो लार्ज लैंग्वेज मॉडल है, एलएलएम्स, वो खुद में तो बहुत पावरफुल है। टेक्स्ट जनरेट कर सकते हैं, सवालों के जवाब दे सकते हैं। हाँ, वो तो है। पर असल दुनिया में यूजफुल होने के लिए उन्हें बाहरी सिस्टम से बात करनी पड़ती है, इंटरैक्ट करना पड़ता है। जैसे किस तरह के सिस्टम्स? जैसे मान लीजिए किसी फाइल से जानकारी पढ़नी है, या डेटाबेस में कुछ सर्च करना है, या किसी एपीआई को कॉल करके ताज़ा जानकारी लेनी है, अच्छा। या फिर कैलेंडर में कोई इवेंट बनाना है। अभी क्या होता है, हर सिस्टम से जुड़ने का तरीका अलग हो सकता है। ओ, तो ये एआई एप्लीकेशन डेवलपर्स के लिए तो काफी मुश्किल होता होगा। बिल्कुल, बड़ा सिरदर्द है। हर नई चीज के लिए अलग इंटीग्रेशन बनाना पड़ता है। समझ गया। यही एमसीपी आता है, एक स्टैंडर्ड तरीका देने के लिए। एग्जैक्टली। एमसीपी एक स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल, आप कह सकते हैं एक नियम पुस्तिका बनाने की कोशिश है। ये कहता है कि अगर कोई बाहरी सिस्टम एआई को अपनी कैपेबिलिटी देना चाहता है, तो वो एक एमसीपी सर्वर बनाकर दे। इससे एआई एप्लीकेशन को पता होता है कि इस सर्वर से कैसे बात करनी है। चाहे वो कोई भी सर्वर हो, फाइल सिस्टम, कैलेंडर या कुछ और। हाँ, चाहे वो फाइल सिस्टम सर्वर हो, कैलेंडर सर्वर हो, गिटहब सर्वर हो, या कोई कस्टम बिजनेस एप्लीकेशन सर्वर भी हो सकता है, तरीका स्टैंडर्ड रहेगा। तो ये स्टैंडर्डाइजेशन ही इसकी सबसे बड़ी खूबी है। मेरे ख्याल से तो हाँ, ये एआई एप्लीकेशंस को अलग-अलग सोर्सेज से कंसिस्टेंटली इंटरैक्ट करने का रास्ता देता है। अच्छा। आप इमेजिन कीजिए, एक एआई असिस्टेंट है जो आपके कैलेंडर, ईमेल, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट टूल और न्यूज़ फीड्स सबसे एक ही स्टैंडर्ड तरीके से बात कर सकें। हाँ, ये तो बहुत पावरफुल होगा। एमसीपी इसी को मुमकिन बनाता है। दिलचस्प। आपने कहा इसके 3 मेन बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं, टूल्स, रिसोर्सेज और प्रॉम्प्ट्स। इनमें क्या फर्क है, थोड़ा और बताइए। हाँ, ये तीनों एमसीपी सर्वर की कोर फंक्शनैलिटी बनाते हैं, लेकिन तीनों का कंट्रोल और मकसद अलग-अलग है। कंट्रोल अलग है? कैसे? हाँ, संक्षेप में बताऊं तो टूल्स ये वो एक्शंस हैं जो एआई मॉडल खुद कर सकता है। एक्शन मतलब? जैसे डेटा लिखना, एपीआई कॉल करना, ईमेल भेजना। यहाँ फैसला मॉडल लेता है कि कब कौन सा टूल इस्तेमाल करना है। तो कह सकते हैं पावर मॉडल के पास है। ओके, मॉडल कंट्रोल्ड एक्शंस। फिर है रिसोर्सेज। ये रीड ओनली जानकारी के स्रोत हैं। रीड ओनली मतलब इनसे सिर्फ जानकारी पढ़ी जा सकती है, जैसे फाइल का कंटेंट, डेटाबेस का स्कीमा, कैलेंडर की एंट्रीज। इन्हें एआई एप्लीकेशन एक्सेस करता है। अच्छा, मॉडल नहीं, एप्लीकेशन। हाँ, एप्लीकेशन तय करता है कि इसमें से कौन सी जानकारी मॉडल को कॉन्टेक्स्ट के तौर पर देनी है। तो यहाँ कंट्रोल एप्लीकेशन के पास है। ठीक है, एप्लीकेशन कंट्रोल्ड कॉन्टेक्स्ट। और तीसरा है प्रॉम्प्ट्स। ये पहले से बने यूजेबल निर्देश या टेम्पलेट्स हैं। इन्हें यूजर शुरू करता है। यूजर मतलब हम लोग। हाँ, जैसे समराइज दिस मीटिंग या प्लान अ ट्रिप, यहाँ कंट्रोल यूजर के पास है। अच्छा, तो कंट्रोल का ये डिवीजन, मॉडल, एप्लीकेशन, यूजर, ये बहुत महत्वपूर्ण है। ये तय करता है कि कौन क्या कर सकता है। बिल्कुल। चलिए टूल्स से शुरू करते हैं। ये एआई को एक्शन लेने की शक्ति कैसे देते हैं? टूल्स बेसिकली एआई को बाहरी दुनिया में बदलाव करने की इजाजत देते हैं।
हर टूल एक स्पेसिफिक ऑपरेशन को डिफाइन करता है, जैसे फ्लाइट खोजो या कैलेंडर इवेंट बनाओ। ओके। और हर टूल के लिए ये तय होता है कि उसे क्या इनपुट चाहिए, जैसे शहर का नाम, तारीख, और वो क्या आउटपुट देगा, जैसे फ्लाइट्स की लिस्ट या इवेंट कंफर्मेशन। और मॉडल तय करता है कि कब इसे इस्तेमाल करना है। हाँ, मॉडल अपने मौजूदा कॉन्वर्सेशन और कॉन्टेक्स्ट के आधार पर तय करता है कि उसे किसी खास टूल को इस्तेमाल करने की जरूरत है या नहीं, वो रिक्वेस्ट करता है। उदाहरण के तौर पर अगर हम एक ट्रैवल बुकिंग एआई की बात करें, बिल्कुल। वो एआई कई टूल्स इस्तेमाल कर सकता है। जैसे एक सर्च फ्लाइट्स टूल होगा, हाँ जिसमें आप बताएंगे कहाँ से कहाँ जाना है और कब। हाँ, एआई इस टूल को कॉल करेगा। फिर शायद एक क्रिएट कैलेंडर इवेंट टूल होगा, जो कैलेंडर में डेट्स ब्लॉक कर देगा। हाँ बिल्कुल। या एक सेंड ईमेल टूल जो शायद आपकी गैर मौजूदगी का ऑटोमेटेड रिप्लाई सेट कर दे। ये सब एक्शंस हैं जो एआई मॉडल इन टूल्स के जरिए कर सकता है। और इन टूल्स का स्ट्रक्चर कैसे डिफाइन होता है? आपने कहा स्टैंडर्ड है। हाँ, आमतौर पर जेसॉन स्कीमा का इस्तेमाल होता है। इसमें टूल का नाम, उसका डिस्क्रिप्शन और उसके इनपुट्स और आउटपुट्स का फॉर्मेट साफ साफ बताया जाता है, ताकि एआई एप्लीकेशन और मॉडल दोनों को पता हो कि इसे इस्तेमाल कैसे करना है। एग्जैक्टली। अब ये काम कैसे करते हैं, थोड़ा इस पे बात करते हैं। जैसा कहा, स्कीमा डिफाइंड इंटरफेस होता है। हर टूल एक सिंगल वेल डिफाइंड ऑपरेशन करता है। यहाँ एक बहुत जरूरी पहलू है ट्रस्ट एंड सेफ्टी। हाँ, ये तो बहुत जरूरी है। अगर एआई अपने आप ही कुछ भी करने लगे तो गड़बड़ हो सकती है, बिल्कुल, क्योंकि टूल्स दुनिया में बदलाव कर सकते हैं। इसलिए अक्सर यूजर की सहमति, यूजर कंसेंट की जरूरत पड़ती है। तो कंट्रोल कैसे रखा जाता है? क्या तरीके हैं इसके? इसके लिए कई तरीके होते हैं। जैसे यूजर इंटरफेस यूआई में दिखाया जा सकता है कि कौन कौन से टूल्स उपलब्ध हैं। अच्छा। हर बार कोई एक्शन लेने से पहले यूजर से अप्रूवल मांगा जा सकता है। एक डायलॉग बॉक्स आ सकता है। हाँ, ये तो देखा है। कुछ कम रिस्क वाले या बार बार होने वाले एक्शंस के लिए यूजर प्री अप्रूवल भी दे सकता है। ओके। और जो भी एक्शंस लिए जाते हैं उनका लॉग रखा जाता है ताकि पता रहे क्या हुआ। प्रोटोकॉल में ऐसे तरीके ऑपरेशंस दिए गए हैं जिनसे एप्लीकेशन पता लगा सकती है कि कौन सी टूल्स अवेलेबल हैं, टूल्स लिस्ट, और फिर किसी टूल को इस्तेमाल करने का रिक्वेस्ट भेज सकती है, टूल्स कॉल। लेकिन एक सवाल है, अगर मॉडल खुद फैसला ले रहा है कि कौन सा टूल कब इस्तेमाल करना है, तो क्या गलतियां होने का या अनचाहे काम होने का रिस्क नहीं है? ये भरोसे वाला पहलू प्रैक्टिकली कितना मजबूत है? ये एक बहुत जायज सवाल है और यहीं पर डिजाइन और इम्प्लीमेंटेशन का महत्व आता है। मॉडल को सिर्फ टूल इस्तेमाल करने का अनुरोध करने की क्षमता दी जाती है, रिक्वेस्ट करने की। अच्छा, सिर्फ रिक्वेस्ट। हाँ, फाइनल कंट्रोल अक्सर एप्लीकेशन या यूजर के पास रहता है, खासकर सेंसिटिव कामों के लिए। मॉडल को ये सिखाया जाता है कि वो जरूरत पड़ने पर ही टूल का इस्तेमाल करे और हमेशा क्लियर रहे कि वो क्या करना चाहता है। यूजर कंसेंट मैकेनिज्म इसी रिस्क को कम करने के लिए है। ये एक ऑनगोइंग चैलेंज है और यहीं पर स्टैंडर्डाइजेशन मदद करता है, सबके लिए एक जैसे सुरक्षा नियम बनाने में। ठीक है, ये समझ आया। तो टूल्स एक्शन लेते हैं मॉडल के कहने पर, रिक्वेस्ट पर, लेकिन सुरक्षा का ध्यान रखते हुए। अब आते हैं रिसोर्सेज पर। टूल्स को काम करने के लिए अक्सर जानकारी चाहिए होती है। यही रिसोर्सेज आते हैं ना? बिल्कुल। रिसोर्सेज एआई एप्लीकेशन को बाहरी दुनिया से रीड ओनली जानकारी तक पहुंच देते हैं। रीड ओनली मतलब सिर्फ पढ़ना? हाँ, ये जानकारी फाइल्स हो सकती हैं, एपीआईज के जवाब हो सकते हैं, डेटाबेस की रोज हो सकती हैं, कुछ भी। खास बात यह है कि यहाँ कंट्रोल एआई एप्लीकेशन के पास होता है, मॉडल के पास नहीं। एप्लीकेशन तय करती है कि कौन सी जानकारी फेच करनी है और उसे कैसे प्रोसेस करके एआई मॉडल को कॉन्टेक्स्ट के तौर पर देना है। तो एप्लीकेशन फिल्टर कर सकती है या सिर्फ जरूरी हिस्से ही मॉडल को दे सकती है? हाँ बिल्कुल, एप्लीकेशन तय कर सकती है कि पूरी फाइल का कंटेंट देना है या सिर्फ रेलेवेंट पैराग्राफ्स, या शायद एम्बेडिंग्स का इस्तेमाल करके सिमेंटिक सर्च करके जानकारी निकालनी है। ओके। हर रिसोर्स का एक यूनिक पता होता है जिसे यूआरआई कहते हैं, जैसे किसी फाइल का पाथ या एपीआई का यूआरएल, और उसका एक माइम टाइप होता है जिससे पता चलता है कि वो किस तरह का कंटेंट है, जैसे टेक्स्ट, पीडीएफ, जेसॉन वगैरह। रिसोर्सेज को खोजने या एक्सेस करने के क्या तरीके हैं? आपने कहा एप्लीकेशन कंट्रोल करती है। दो मुख्य तरीके हैं जिन्हें डॉक्यूमेंटेशन में बताया गया है। पहला है डायरेक्ट रिसोर्सेज। इनका एक फिक्स्ड यूआरआई होता है। फिक्स्ड मतलब हमेशा वही? हाँ,
जैसे calendar.events 2024 हमेशा 2024 के कैलेंडर इवेंट्स ही देगा। ये फिक्स्ड है। ठीक है। दूसरा है रिसोर्स टेम्पलेट्स। ये ज्यादा फ्लेक्सिबल होते हैं। इनके यूआरआई में प्लेस होल्डर्स या पैरामीटर्स होते हैं। पैरामीटर्स जैसे travel.activities सिटी कैटेगरी। यहाँ सिटी और कैटेगरी प्लेस होल्डर्स हैं। आप इनकी वैल्यू डालकर खास जानकारी मांग सकते हैं। अच्छा। जैसे travel.activities बार्सिलोना म्यूजियम्स। हाँ। तो ये बार्सिलोना के म्यूजियम की जानकारी देगा। ये डायनामिक है। हमारे ट्रैवल प्लानिंग वाले उदाहरण में इसका इस्तेमाल कैसे होगा? एप्लीकेशन कैसे करेगी? हाँ, तो एआई एप्लीकेशन कई रिसोर्सेज एक्सेस कर सकती है। जैसे calendar.events 2024 से यूजर की अवेलेबिलिटी चेक करना। ठीक है। या शायद file.documents travelpassport.pdf से पासपोर्ट डिटेल्स लेना। या फिर trips.history बार्सिलोना 2023 से यूजर की पिछली बार्सिलोना यात्रा की प्रेफरेंसेस जानना। एप्लीकेशन ये जानकारी फेच करके प्रोसेस करेगी और फिर एआई मॉडल को देगी ताकि वो बेहतर प्लान बना सके। ये तो काफी यूजफुल है। हाँ, रिसोर्सेज काम कैसे करते हैं इस पे थोड़ी बात करें। रिसोर्स टेम्पलेट्स में मेटा डेटा होता है, जैसे टाइटल, डिस्क्रिप्शन, जिससे उन्हें खोजना आसान होता है। अच्छा। प्रोटोकॉल में जानकारी लिस्ट करने, रिसोर्स लिस्ट, रिसोर्स टेम्पलेट्स लिस्ट, पढ़ने, रिसोर्स रीड और यहाँ तक कि सब्सक्राइब करने, रिसोर्स सब्सक्राइब की कैपेबिलिटीज हैं। सब्सक्राइब करना मतलब? बदलावों पर नजर रखना। हाँ बिल्कुल। अगर रिसोर्स में कोई बदलाव होता है तो एप्लीकेशन को पता चल जाए। इसमें एक दिलचस्प फीचर पैरामीटर कंप्लीशन का भी जिक्र है। वो क्या है? हाँ, ये रिसोर्स टेम्पलेट्स के लिए बहुत उपयोगी है। मान लीजिए एक टेम्पलेट है weather.forecast_city। ठीक है। अगर यूजर सिटी के लिए पर टाइप करता है तो सिस्टम उसे पेरिस या पार्क सिटी जैसे सजेशंस दे सकता है। ओह, ऑटो कंप्लीट जैसा। हाँ, कुछ वैसा ही। या flights.search टेम्पलेट में JFK टाइप करने पर सिस्टम पूरा नाम JFK जॉन एफ कैनेडी इंटरनेशनल सुझा सकता है। इससे यूजर को सही फॉर्मेट या एग्जैक्ट वैल्यू याद रखने की जरूरत नहीं पड़ती। ये तो काफी हैंडी है। लेकिन मेरा एक और सवाल है, अगर एप्लीकेशन तय कर रही है कि रिसोर्सेज से क्या लेना है और मॉडल को क्या देना है, तो यूजर को कैसे पता चलता है कि एआई को कौन सी जानकारी मिल रही है? क्या इसमें ट्रांसपेरेंसी रहती है? ये एप्लीकेशन डिजाइन पर निर्भर करता है, पर अच्छा डिजाइन ट्रांसपेरेंसी देगा। एप्लीकेशन यूआई दिखा सकती है कि कौन से रिसोर्सेज इस्तेमाल किए जा रहे हैं। कैसे? कुछ कॉमन पैटर्न्स हैं। यूजर फाइल्स या फोल्डर्स ब्राउज करके चुन सकता है, ट्री लिस्ट व्यू, सर्च करके रिसोर्स ढूंढ सकता है, या एप्लीकेशन खुद ही कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से कुछ रिसोर्सेज सजेस्ट कर सकती है। यूजर को मैनुअल कंट्रोल देना भी एक विकल्प है। मतलब यूजर चुन सकता है कि कौन सी फाइल देनी है या नहीं? हाँ, ये संभव है। MCP प्रोटोकॉल खुद यूआई डिक्टेट नहीं करता, पर एप्लीकेशन डेवलपर को ये फ्लेक्सिबिलिटी देता है कि वो यूजर को इन्फॉर्म्ड रखे और कंट्रोल दे। ठीक है। टूल्स एक्शन के लिए मॉडल कंट्रोल्ड, रिसोर्सेज जानकारी के लिए एप्लीकेशन कंट्रोल्ड। अब ये तीसरा हिस्सा प्रॉम्प्ट्स, इसका क्या रोल है? ये यूजर कंट्रोल्ड है आपने कहा था। हाँ, प्रॉम्प्ट्स पहले से बने रीयूजेबल टेम्पलेट्स है। इन्हें MCP सर्वर बनाने वाले या खुद यूजर भी बना सकते हैं। ये एक तरह के शॉर्टकट्स या रेसिपीज हैं। रेसिपीज? किस चीज की? ये बताते हैं कि किसी खास काम को करने के लिए कौन से टूल्स और रिसोर्सेज का इस्तेमाल कैसे करना है, और इन्हें यूजर खुद शुरू करता है, इन्वोक करता है। ये अपने आप नहीं चलते। मतलब ये ऑटोमेशन के लिए नहीं बल्कि यूजर गाइडेड वर्कफ्लोज के लिए हैं। एग्जैक्टली, ये यूजर इनिशिएटेड है। ये कॉन्टेक्स्ट अवेयर भी हो सकते हैं, यानी मौजूदा उपलब्ध रिसोर्सेज और टूल्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छा। हमारी ट्रैवल प्लानिंग वाले उदाहरण को ही ले। आप एआई को बस यूं ही कह सकते हैं, मेरे लिए बार्सिलोना की ट्रिप प्लान करो। हाँ, जैसे हम आजकल करते हैं। हाँ, या फिर आप एक बना बनाया प्लान अ वेकेशन प्रॉम्प्ट चुन सकते हैं। इस प्रॉम्प्ट में क्या होगा? ये अलग कैसे है? इसका एक स्ट्रक्चर होगा, नाम, टाइटल, विवरण और आर्ग्यूमेंट्स, जैसे डेस्टिनेशन, ड्यूरेशन, बजट, इंटरेस्ट्स। अच्छा, तो ये फील्ड्स देगा भरने के लिए? हाँ, यूजर को बस ये फील्ड्स भरनी होंगी, जैसे डेस्टिनेशन बार्सिलोना, ड्यूरेशन 7 days, बजट $3000, इंटरेस्ट्स बीचेस, आर्किटेक्चर, फूड। इससे एआई को ज्यादा स्ट्रक्चर्ड इनपुट मिलता है। और फिर एआई ज्यादा कंसिस्टेंटली काम कर पाता है। बिल्कुल, ये एक तरह से एआई के साथ बातचीत को गाइड करने का तरीका है,
ताकि नतीजा ज्यादा प्रिडिक्टेबल हो। प्रॉम्प्ट्स काम कैसे करते हैं? ये स्ट्रक्चर्ड टेम्पलेट्स होते हैं जो बताते हैं कि यूजर से क्या इनपुट लेना है और फिर उसके आधार पर क्या करना है। रिसोर्सेज की तरह ये भी पैरामीटर कंप्लीशन सपोर्ट कर सकते हैं। अच्छा, प्रोटोकॉल में इन्हें खोजना और इनका विवरण पाने के तरीके शामिल हैं। यूजर इंटरेक्शन कैसा होता है इसका? ये स्लैश कमांड्स वगैरह तो ठीक हैं, पर क्या ये आम यूजर के लिए मुश्किल नहीं होगा इन्हें खोजना और इस्तेमाल करना? ये भी डिजाइन का सवाल है। लक्ष्य होना चाहिए इजी डिस्कवरी, यूजर को आसानी से पता चले कि कौन से प्रॉम्प्ट्स उपलब्ध हैं, उनका विवरण स्पष्ट हो, इनपुट देना आसान हो वैलिडेशन के साथ, और यूजर को ये भी पता चले कि प्रॉम्प्ट अंदर से क्या करेगा, ट्रांसपेरेंसी हो। यूआई के कई तरीके हो सकते हैं, स्लैश कमांड्स, सर्चेबल कमांड पैलेट्स, बटन्स या कॉन्टेक्स्ट मेन्यूज जो काम के हिसाब से प्रॉम्प्ट सुझाएं। जरूरी नहीं कि हर यूजर कमांड लाइन इंटरफेस इस्तेमाल करे। ठीक है, तो हमने टूल्स, मॉडल कंट्रोल्ड एक्शंस, रिसोर्सेज, एप्लीकेशन कंट्रोल्ड कॉन्टेक्स्ट और प्रॉम्प्ट्स, यूजर कंट्रोल्ड वर्कफ्लोज को समझ लिया अलग अलग। अब असली मजा तो तब आएगा जब ये सब मिलकर काम करेंगे, है ना? मल्टी सर्वर इंटीग्रेशन। बिल्कुल। एमसीपी की असली ताकत तब दिखती है जब कई अलग अलग एमसीपी सर्वर्स एक साथ काम करते हैं। हर कोई अपनी स्पेशलाइज्ड कैपेबिलिटी दे रहा हो और एआई एप्लीकेशन उन सबको एक यूनिफाइड इंटरफेस के जरिए इस्तेमाल कर पाए। चलिए, ऐसे हमारे मल्टी सर्वर ट्रैवल प्लानिंग वाले उदाहरण से ही समझते हैं। मान लीजिए हमारे पास एक एआई ट्रैवल प्लानर एप्लीकेशन है जो 3 एमसीबी सर्वर्स से जुड़ा है। कौन कौन से हो सकते हैं? हाँ, मान लेते हैं। एक ट्रैवल सर्वर जो फ्लाइट्स, होटल्स, आइटिनरीज वगैरह संभालता है। उसके पास अपने टूल्स और रिसोर्सेज होंगे। ठीक है। दूसरा, एक वेदर सर्वर जो मौसम की जानकारी और फोरकास्ट देता है। इसके पास भी अपने रिसोर्सेज जैसे फोरकास्ट डेटा और शायद टूल्स जैसे अलर्ट सेट करना होंगे। तीसरा, और एक कैलेंडर ईमेल सर्वर जो यूजर का स्केड्यूल और कम्युनिकेशन मैनेज करता है। इसके पास कैलेंडर रिसोर्सेज और ईमेल टूल्स होंगे। ओके, 3 अलग अलग सर्वर्स अपनी अपनी खासियत के साथ। तो अब अगर यूजर कहता है मेरे लिए जून में 7 दिन की बार्सिलोना ट्रिप प्लान करो, तो पूरा फ्लो कैसा दिखेगा इस मल्टी सर्वर सेटअप में? चलिए इसे स्टेप बाय स्टेप देखते हैं ये कैसे काम कर सकता है। 1. यूजर इन्वोक्स प्रॉम्प्ट। यूजर प्लान वेकेशन प्रॉम्प्ट चुनता है और पैरामीटर्स देता है। डेस्टिनेशन बार्सिलोना, डेट्स जून 15-22, बजट $3000, इंटरेस्ट वगैरह। ठीक है, यूजर ने शुरुआत की। 2. यूजर सिलेक्ट्स रिसोर्सेज और ऐप सजेस्ट्स। एप्लीकेशन शायद यूजर से पूछे या खुद ही रेलेवेंट रिसोर्सेज चुने, जैसे कैलेंडर सर्वर से calendar.mycalendar2024 ताकि पता चले यूजर कब फ्री है। हाँ। ट्रैवल सर्वर से travel.preferencesEurope यूजर की पसंद जानने के लिए और travel.pasttripspain 2023 पिछली यात्रा से सीखने के लिए। ये सब जानकारी कॉन्टेक्स्ट के लिए। बिल्कुल। 3. AI processes request using tools and resources। अब AI का काम शुरू होता है। हाँ। AI सबसे पहले चुने हुए रिसोर्सेज को पढ़कर कॉन्टेक्स्ट इकट्ठा करता है। कैलेंडर से अवेलेबिलिटी, प्रेफरेंसेस से पसंदीदा एयरलाइन होटल, पिछली ट्रिप से पसंदीदा जगह है। ठीक है, कॉन्टेक्स्ट मिल गया। इस कॉन्टेक्स्ट के आधार पर AI अब टूल्स का इस्तेमाल करता है अलग अलग सर्वर्स पर, जैसे ट्रैवल सर्वर के सर्च फ्लाइट्स टूल से फ्लाइट्स खोजना, वेदर सर्वर के चेक वेदर टूल से उस दौरान बार्सिलोना के मौसम का पूर्वानुमान लेना। अच्छा, मौसम भी चेक हो गया। AI मिली जानकारी, फ्लाइट्स, मौसम और यूजर के प्रेफरेंसेस को मिलाकर एक प्लान बनाता है। ओके। 4. AI proposes and executes actions with consent। AI यूजर को प्लान दिखाता है, ये फ्लाइट्स हैं, ये होटल सजेस्ट किया है, ये मौसम रहेगा, और पूछता है कि क्या वो आगे बढ़े। यूजर का अप्रूवल जरूरी है। हाँ, खासकर बुकिंग जैसे एक्शंस के लिए अगर यूजर हाँ कहता है तो AI और टूल्स इस्तेमाल कर सकता है। ट्रैवल सर्वर का बुक होटल टूल, कैलेंडर सर्वर का क्रिएट कैलेंडर इवेंट टूल उस ट्रिप को ब्लॉक करने के लिए, और ईमेल सर्वर का सेंड ईमेल टूल शायद कंफर्मेशन भेजने के लिए। अरे वाह, तो जो काम शायद घंटों लेता, अलग अलग वेबसाइट देखना, कैलेंडर चेक करना, फिर बुकिंग करना, वो AI ने कई सर्वर से बात करके मिनटों में कर दिया, और यूजर की पसंद और शेड्यूल का ध्यान रखते हुए। हाँ बिल्कुल, ये तो वाकई पावरफुल है। यही एमसीपी का विजन है, अलग अलग स्पेशलाइज्ड सर्विसेज को एक स्टैंडर्ड तरीके से जोड़कर AI को ज्यादा सक्षम बनाना, कॉम्प्लेक्स टास्क्स को ऑटोमेट करना। तो कुल मिलाकर एमसीपी से हमें क्या मिलता है?
अगर इसे संक्षेप में बताना हो तो की टेकअवेज क्या होंगे? ओके, लेट्स अनपैक दिस। मेरे हिसाब से मुख्य बात है स्टैंडर्डाइजेशन फॉर इंटरैक्शन। मानकीकरण। हाँ, एमसीपी एक कॉमन लैंग्वेज, एक कॉमन प्रोटोकॉल देता है जिससे एआई एप्लीकेशंस बाहरी दुनिया की कैपेबिलिटीज जो टूल से मिलती हैं, जानकारी जो रिसोर्सेज से मिलती हैं और वर्क फ्लोज जो प्रॉम्प्ट से मिलते हैं, को एक भरोसेमंद और इम्पॉर्टेंटली कंट्रोलेबल तरीके से इस्तेमाल कर सकें। और ये पावर को डिस्ट्रीब्यूट करता है मॉडल, एप्लीकेशन और यूजर के बीच। बिल्कुल, जिससे फ्लेक्सिबिलिटी और सेफ्टी का बैलेंस बनता है। ये एआई को मॉड्यूलर बनाता है। आप अलग अलग सर्वर्स जोड़कर नई कैपेबिलिटीज ऐड कर सकते हैं। और ये एआई के भविष्य के लिए क्यों महत्वपूर्ण है? व्हाट्स फैसिनेटिंग हियर? देखिए, ये कॉम्प्लेक्स टास्क ऑटोमेशन की दिशा में एक बहुत अहम कदम है। जैसे जैसे एआई ज्यादा कैपेबल होता जाएगा, उसे हमारी डिजिटल दुनिया के साथ और गहराई से इंटरैक्ट करने की जरूरत पड़ेगी। एमसीपी जैसे स्टैंडर्ड्स इस इंटरैक्शन को मैनेजेबल और स्केलेबल बनाने में मदद कर सकते हैं। मैनेजेबल और स्केलेबल। हाँ, ये शायद भविष्य के और ज्यादा ऑटोनोमस एआई एजेंट्स के लिए एक फाउंडेशनल लेयर बन सकता है, एक बेस जिस पर और कॉम्प्लेक्स चीजें बने। वाकई दिलचस्प भविष्य की तस्वीर बनती है इससे। बिल्कुल। एंड दिस रेजेस एन इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। क्या? जैसे जैसे एआई और ऑटोनोमस होता जाएगा, क्या एमसीपी जैसे स्टैंडर्ड्स काफी होंगे? इन्हें कैसे इवॉल्व होना होगा? और ज्यादा परिष्कृत एजेंट्स के लिए कौन से नए सुरक्षा उपाय, नए सेफगार्ड्स सर्वोपरि होंगे ताकि हम नियंत्रण बनाए रख सकें और उनका गलत इस्तेमाल ना हो? ये ऐसे सवाल हैं जिन पर लगातार सोचने और काम करने की जरूरत होगी एज एआई प्रोग्रेसेस। सोचने के लिए एक बेहतरीन बिंदु। और इसी के साथ एमसीपी सर्वर्स पर हमारी आज की ये चर्चा समाप्त होती है। उम्मीद है आपको ये जानकारी उपयोगी लगी होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग द फनल इफेक्ट।